तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी के शुरू में हम टाइलर नाम के एक आदमी को सीधा पानी में नीचे गिरता हुआ देखते हैं। ये देखने के बाद हमें यही लगता है कि टाइलर मर चुका है। तभी हम देखते हैं कि नदी किनारे काफी जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ था। इसी दौरान यहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और इसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर टाइलर का दुबई में कुछ महीने इलाज चलता है और ये कोमा में भी रहता है। तभी एक दिन हम देखते हैं कि टाइलर को होश आ जाता है। अब व्हील चेयर पर बैठा हुआ टाइलर निक से कहता है कि मैं जिंदा तो बच चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं अब इस नई जिंदगी के साथ क्या करूंगा। तभी निक टाइलर से कहती है कि तुम ढाका से तो जिंदा बच चुके हो, तो इसके पीछे वजह कोई ना कोई जरूर होगी। फिर हम जॉर्जिया के गोजोरी टाउन में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जुरेफ था। तभी जुरेफ के पास एक आदमी आता है और इससे कहता है कि तुम्हारे भाई की सजा 10 साल और बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी ओर निक टाइलर को एक घर में लेकर आती है और इससे कहती है कि यही तुम्हारा नया घर है और तुम्हें अब से यहीं पर रहना है। और फिर इसे एक बॉक्स देकर कहती है कि इसमें तुम्हारी सारी पुरानी यादें हैं। इतना कहकर ये यहाँ से चली जाती है। निक के जाने के बाद टाइलर ये बॉक्स खोलता है और इसके अंदर अपने बेटे की बनाई हुई ड्राइंग को देखता है और साथ ही अपने बेटे की कुछ पुरानी वीडियोस भी देखता है, जिन्हें देखकर ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर हम जॉर्जिया की जेल में जुरेफ के भाई डेविड को देखते हैं, जो कि इसने अपनी वाइफ और अपने बच्चों को भी जेल में साथ में रखा हुआ था, क्योंकि डेविड को लगता था कि इसका बेटा अगर मुश्किल हालातों से बड़ा होगा तो इसी की तरह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक बन जाएगा। लेकिन इसकी वाइफ चाहती थी कि इसके बच्चे इन सभी चीजों से दूर रहे और अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर टाइलर जब बाजार से सामान लेकर वापस अपने घर आ रहा था, तभी बीच रास्ते में सीतिलस नाम का एक आदमी यहीं पर बैठा हुआ मिलता है। तभी ये कालिया आदमी टाइलर से पूछता कि क्या तुम वही आदमी हो जिसके मुंबई में काफी ज्यादा चर्चे हो रहे हैं और जिसने रियो में 2 गैंग्स को भी मारा था, वहाँ के मेयर को बचा लिया था। तभी ये कालिया टाइलर से कहता है कि तुम्हारे लिए किसी ने जॉब ऑफर की है जो कि हम दोनों का दोस्त है। लेकिन टाइलर कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं और मैं अब रिटायरमेंट पर हूँ। तभी ये कालिया टाइलर से कहता है कि ये काम तुम्हारी एक्स वाइफ मिया के लिए है। टाइलर इससे पूछता है कि क्या मिया ठीक है। ये कालिया कहता है कि मिया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी एक बहन है जो अपने बच्चों के साथ में जॉर्जिया की जेल में बंद है और उसे वहाँ पर उसके हस्बैंड ने बंद किया हुआ है। तभी ये कालिया टाइलर को उस आदमी की फोटो दिखाता है। फोटो देखते टाइलर कहता है कि मैं इसको तो जानता हूँ। तभी ये कालिया टाइलर से कहता है कि डेविड और उसका भाई चूरे सड़कों पर ड्रग्स बेचा करते थे और उन्होंने 5 सालों के अंदर ही अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। और साथ ही इन लोगों को नगाजी भी कहते हैं, जिनका मतलब चरवाहे होता है। साथ ही काले ये भी बताता है कि जॉर्जिया के सिविल वॉर से बचने के लिए वो दोनों भाई सब कुछ छोड़कर अम्बेरिया आ गए। अम्बेरिया में उनके अंकल ने उनको रहने के लिए मदद की थी। फिर अम्बेरिया में इन्होंने जिंदा रहने के लिए सड़कों पर ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया और साथ ही धीरे धीरे मर्डर्स भी करने शुरू कर दिए। ये लोग खुद को सोल्जर समझते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने नहीं चुना है और ये लोग जॉर्जिया की गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। अगर आज अमेरिकन नहीं होते तो डेविड आज जेल के अंदर नहीं होता। ये कालिया टाइलर को आगे की बात बताता है कि मिया की बहन जिस जेल के अंदर है, उस जेल के अंदर वहाँ पर 2 गैंग्स पहले से ही मौजूद है। अगर उन्हें पता चल गया कि डेविड वहाँ पर है तो वो लोग सबसे पहले आकर तुम्हें ही मारने वाले हैं। फिर टाइलर निक को कॉल करके बताता है कि अगले 2 हफ्तों के बाद हम एक नए मिशन पर जाएंगे। लेकिन टाइलर निक को ये नहीं बताता कि आखिर ये मिशन किसके लिए कर रहा है। अगले 2 हफ्तों में टाइलर खुद को फिट रखना शुरू कर देता है और धीरे धीरे पूरे 2 हफ्तों में खुद को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेता है। वहीं दूसरी ओर जेल के अंदर एक गार्ड टाइलर के लिए निशान लगा रहा होता है कि टाइलर को पता चल जाए कि मिया की बहन केटो आखिर कौन से लॉकअप के अंदर बंद है। फिर ये गार्ड टाइलर और उसकी टीम के लिए गेट को खोल देता है और इनके अंदर जाते ही जेल की पावर सप्लाई को बंद कर देता है। जेल के अंदर आने के बाद टाइलर उन निशान को फॉलो करते हुए केटो के पास आ पहुंचता है और फिर इसे और इसके बच्चों को लेकर बाहर निकलने लगता है। तभी केटो की बेटी के हाथ से खिलौना नीचे गिर जाता है और पैर के नीचे दब जाता है। तभी इसमें से आवाज निकलने लगती है। ये आवाज सुनकर डेविड के एक आदमी की आंख खुल जाती है और फिर ये बाकी के सारे लोगों को जगा देता है। मतलब कि अब शुरू होने वाली है यहाँ से जबरदस्त खतरनाक तरीके की फाइट। यहाँ से टाइलर केटो और उसके बच्चों को लेकर यहाँ से निकल ही रहा होता है। तभी यहाँ पर इन लोगों को कुछ गार्ड्स आकर इनको घेर लेते हैं। फिर इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन टाइलर इन सभी को फटाफट टकाटक मारने लगता है और इन सभी को मार मार कर अधमरा कर देता है। फिर केटो और इसके बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाता है और थोड़ा आगे आने के बाद ये लोग जेल की उस जगह पर पहुंचते जहाँ से जेल के अंदर कोयला आया करता है। फिर टाइलर केटे के बेटे और बेटी को ऊपर डिक तक पहुंचा देता है। अब ये जैसे ही केटो को ऊपर चढ़ा ही रहा होता है तभी इसके पीछे से डेविड आकर इसके ऊपर अटैक कर देता है। डेविड अटैक के अंदर इस कदर मारता है कि केटो बेहोश हो जाती है। तभी डेविड और टाइलर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और ये दोनों बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ने लगते हैं। डेविड टाइलर के ऊपर शुरू में तो काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, फिर टाइलर भी
भी डेविड को काफी खतरनाक तरीके से मारने लगता है और मार मार कर अधमरा कर देता है। फिर आखिर में इसे बड़ी बेरहमी से जान से खत्म कर देता है। जैसे टाइलर डेविड को मारता है तभी यहाँ पर और गार्ड्स आकर टपक जाते हैं। तभी निक आती है टाइलर को आगे मिलने के लिए कहकर खुद बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है। यहीं जेल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और साथ ही पुलिस की पूरी फोर्स आ जाती है और सारे के सारे कैदी सिक्योरिटी को तोड़कर पुलिस पर हमला बोल देते हैं। यहीं टाइलर के पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए इसे ग्राउंड के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा, मतलब कि दो गैंग और पुलिस वालों के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे ही टाइलर ग्राउंड के अंदर आता है तभी यहाँ पर सभी को खतरनाक तरीके से मारने लगता है और मारते मारते ये लोग आगे निकल जाते हैं और फिर ये केटो को बचाकर आगे ले आता है। फिर निक और यस आकर बताते हैं कि हमने नकाशियों के रेडियो से सुना है जिनसे हमें पता चला है कि उनका बॉस मर चुका है और कुछ ही देर में अब वो काफी सारे हथियारों के साथ यहीं पर पहुंचने वाले हैं। फिर टाइलर और उसकी टीम किसी तरीके से यहाँ से बचकर बाहर निकल जाती है। बाहर आती जुरेव के आदमी इनका पीछा करने लग जाते हैं। पीछे से निक और यस नगाजियों की 3 कारों को उड़ा देते हैं, लेकिन जुरेव के आदमी टाइलर की गाड़ी पर काफी खतरनाक तरीके से हमला करते रहते हैं। काफी देर तक हमला होने की वजह से टाइलर की गाड़ी पलट जाती है। तभी ये लोग कार से बाहर निकलकर पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद ये सभी लोग एक कंटेनर के अंदर चढ़ जाते हैं और यहाँ पर टाइलर की टीम ने पहले से ही अपना सारा का सारा इंतजाम कर रखा था। तभी जुरेब के आदमी हेलीकॉप्टर लेकर आ जाते हैं और ट्रेन के ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी टाइलर कंटेनर के अंदर जाता है और फिर M249 गन लेकर बाहर आता है और इस गन से हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। वहीं पीछे से दूसरे हेलीकॉप्टर से कुछ आदमी ट्रेन तक पहुंच जाते हैं और फिर ये लोग कंटेनर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते हैं लेकिन सभी के ऊपर टकाटक फायरिंग करने लगती है और एक एक करके इन सभी को टकाटक करते हुए मार गिराती है। इन सब चीजों के बीच में ट्रेन के ब्रेक्स भी फेल हो जाते हैं, इसीलिए टाइलर इन सभी को बचाने के लिए कंटेनर से चिपकाकर बांध देता है। थोड़ा आगे आने के बाद ट्रेन पटरियों से उतर जाती है क्योंकि बीच में पटरियां खत्म हो चुकी थी, तो पूरी की पूरी ट्रेन पलट जाती है। इसी बीच केटो की बेटी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। तभी केटो का बेटा सैंड्रो अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में पूछने लगता है। तभी केटो इससे कहती कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं और साथ ही इसे समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन ये अपनी मॉम पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। फिर ये सभी एक बोट में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जुरेफ अपने बाइक को देखकर काफी ज्यादा रो रहा था और अपने बचपन की बातों को याद कर रहा था। अगले पल में हम सभी लोगों को एरोप्लेन के अंदर देखते हैं जहाँ इस अपने सैटेलाइट फोन से अपने किसी एक आदमी से बात कर रहा था। तभी सैंड्रो इसे कहता है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, तो यस इसके लिए कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। यस के जाते ही सैंड्रो ये फोन उठाकर अपने डेट का बदला लेने के लिए अपने अंकल को कॉल करके बता देता है कि अभी हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तभी इसका अंकल इससे कहता है कि तुम अपनी मॉम की कोई भी बात मत सुनना क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड को मरवाया है और तुम अभी उसी आदमी के साथ में हो जिसने तुम्हारे डैड को मारा है, इसीलिए तुम मुझे अपनी लोकेशन के बारे में बताते रहना क्योंकि तुम्हारी फैमिली हम हैं। वहीं दूसरी ओर निक को केटो से पता चल जाता है कि केटो की बहन टाइलर की एक्स वाइफ है। अभी टाइलर निक को कहता है कि लैंडिंग होने के बाद मैं तुमसे ये बात बताने ही वाला था, लेकिन निक टाइलर को कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रहती है। अब ये सभी लोग लैंडिंग करने के बाद ऑस्ट्रिया के एक होटल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर टाइलर की टीम केटो की फैमिली के लिए एक फेक पासपोर्ट बना रही थी। तभी निक टाइलर से आकर पूछती है कि तुमने आखिर मुझसे ये बात क्यों छुपाई, अगर तुम मुझे बता भी देते तो मैं तुम्हें इस मिशन के लिए मना नहीं करती। तो टाइलर इससे सॉरी कहने लगता है। तो निक इससे कहती कि मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए बल्कि मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद सैंड्रो टाइलर से आकर कहता है कि तुम तो सबके लिए हीरो हो। तो टाइलर कहता है कि मुझे ये सब कुछ करने के लिए पैसे मिला करते हैं। तो सैंड्रो कहता है कि जिस तरीके से मेरी मॉम ने मेरे डैड को मरवाने के लिए तुम्हें पैसे दिए। टाइलर सैंड्रो से कहता है कि नहीं, बल्कि तुम्हें और तुम्हारी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी सैंड्रो कहता है कि मेरे डैड नाकाजियों के दुश्मनों से हमें बचा रहे थे। तो टाइलर कहता है कि तुम्हारे डैड अगर तुम्हारे लिए अच्छे होते तो तुम्हें जाने देते, ना कि तुम लोगों को कैद कर रखते। तो सैंड्रो इसे ताना मारते हुए कहता है कि कम से कम वो हम लोगों को छोड़कर तो नहीं गए, क्योंकि जब टाइलर का बेटा कैंसर के आखिरी स्टेज पर था तब टाइलर उसे छोड़कर मिशन के लिए चला गया था। फिर सैंड्रो टाइलर को सॉरी कहने लगता है। तो टाइलर कहता है कि कोई बात नहीं। तो सैंड्रो कहता है कि मैं सॉरी इस बात के लिए नहीं कह रहा हूँ। तभी टाइलर देखता है कि सामने की ओर से एक हेलीकॉप्टर आ रहा था। हेलीकॉप्टर देखते टाइलर समझ जाता है कि सैंड्रो ने यहाँ के लोकेशन के बारे में अपने अंकल को बता दिया है। जैसे हेलीकॉप्टर करीब आता है तो ये लोग ताबड़तोड़ इनके फ्लोर के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन टाइलर पहले ही केटो और उसके बच्चों को और अपनी टीम को लेकर किसी तरीके से पार्किंग तक ले आता है। वहीं बाहर जुरेफ और उसकी नागाजिया गैंग नीचे और ऊपर बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही टाइलर कार को स्टार्ट करता तो सैंड्रो कार से निकलकर यहाँ से भागने लगता है। सैंड्रो को पकड़ने के लिए यस भी उसके पीछे चला जाता है। देखते ही देखते ऑस्ट्रिया की पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन तभी नागाजी गैंग
निक इनके ऊपर भी ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगती है। वहीं दूसरी ओर सैंड्रो भागते हुए अपने अंकल के पास आ जाता है, जिसके काफी ज्यादा समझाने के बावजूद भी वो इसकी बात को नहीं सुनता है और जाकर के अपने अंकल की कार में बैठ जाता है। इसी दौरान पुलिस की काफी सारी कार्स और हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं। तभी जुरेफ और उसके साथी एक एक करके बंदूका से इन सभी को उड़ा देते हैं। तभी टाइलर सोचने लगता है कि नागाजी गैंग का ध्यान पुलिस की तरफ है, तब तक हम टेरिस पर जाकर उनका हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से निकल जाएंगे। पहले निक और यश टेरिस पर जाकर रास्ते को क्लियर करते हैं और पीछे से टाइलर भी काफी सारे आदमियों को मारते हुए ऊपर आ जाता है। ये निक नागाजी गैंग के आदमियों को काफी बुरी तरीके से मार रही थी। तभी इसी बीच हम एक सीन ऐसा देखते हैं जहाँ पर निक लड़ाई के बीच में कांच की छत पर आ गिरती है। फिर फिसलते हुए वह जैसी जमीन पर गिरने लगती है तभी टाइलर आकर इसे पकड़ लेता है। तभी जुरेफ आ जाता है और टाइलर के हाथ में गोली मार देता है। फिर जैसे जुरेफ टाइलर के सर में गोली मारने ही वाला होता है तभी निक को होश आ जाता है और जुरेफ जिस कांच के ऊपर खड़ा था उस जगह पर निक गोली मार देती है, लेकिन जुरेफ नीचे नहीं गिरता है, वो भी लटक जाता है। तभी टाइलर निक को नीचे वाले फ्लोर पर फेंक देता है। फिर जुरेफ और टाइलर दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी इन दोनों के बीच में जबरदस्त खतरनाक तरीके की फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में पहले तो एक दोनों दूसरे को काफी बुरी तरीके से मारते रहते हैं। इसी बीच टाइलर जुरेफ को किसी तरीके से बेहोश कर देता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। छत पर पहुंचकर सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठने लगते हैं। तभी पीछे से जुरेफ आ जाता है और यश के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। किसी तरीके से टाइलर कवर लेकर यश को साइड में ले जाता है और रिटर्न में जेरब को गोलियां वापस देता है और टाइलर को हेलीकॉप्टर में किसी तरीके से बैठाकर यहाँ से निकल जाता है। काफी ज्यादा गोलियां लगने की वजह से यश का सारा खून निकल जाता है तो यश की हेलीकॉप्टर के अंदर ही मौत हो जाती है। इतना देखते निक काफी ज्यादा रोने लगती है। फिर हम सभी लोगों को टाइलर के घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर निक यश के हाथों से खून को साफ कर रही थी। थोड़ी देर में टाइलर की एक्सपर्ट मिया भी यहाँ पर आ जाती है और फिर ये अपनी बहन से मिलकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है। वह दूसरी ओर जुरेफ के अंकल जुरेफ से कह रहे होते हैं कि हमने आज अपने 10 नागाजी सोल्जर्स को खो दिया है, तो इसीलिए अब तुम ये सब कुछ करना बंद कर दो। इतना सुनती जुरेफ अपने अंकल को गोली मार देता है। पास ही में खड़ा सैंड्रो ये सब कुछ देख लेता है और ये काफी ज्यादा डरने लगता है। वह दूसरी ओर टाइलर मिया से कहता है कि मुझे माफ कर दो, उस वक्त मैं तुम दोनों के साथ में नहीं था। मिया टाइलर से बार बार पूछती रहती कि आखिर तुम वहाँ पर क्यों नहीं थे। तब टाइलर कहता है कि मैं अपने बेटे की तबीयत को ठीक नहीं कर पा रहा था, इसीलिए गुस्से के चलते मैं मिशन पर चला गया, क्योंकि मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से मरता हुआ देखना नहीं चाहता था। तभी टाइलर के पास में जुरेफ की कॉल आती है। जुरेफ कहता है कि तुम मुझे सेंट जोफ चर्च के पास में मुझे मिलो। अब टाइलर वहाँ जाने के लिए अपनी पूरी तैयारी करने लगता है, अपनी सारी बंदूकें निकालने लगता है, काफी सारे वेपन्स को लेकर टाइलर जाने लगता है। तब निक टाइलर के साथ में चलने के लिए कहती है, लेकिन टाइलर अकेले इसे छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। अब टाइलर उस लोकेशन पर आकर अपने स्नाइपर को असेंबल कर लेता है, फिर अपने स्नाइपर से यहाँ खड़े तैनात स्नाइपर को शूट कर देता है और यहीं पर खड़े प्लेन और गाड़ियों को भी एक एक कर उड़ा देता है। वह दूसरी ओर जुरेफ सैंड्रो को लेकर पास ही के चर्च में आ जाता है। इधर टाइलर भी जुरेफ की बंदूक को एक एक करके मार देता है और सभी को मारते हुए चर्च की तरफ आ जाता है। जैसे ही टाइलर चर्च के अंदर आता है तो वह देखता है कि जुरेफ ने सैंड्रो की बॉडी पर काफी सारे बॉम्ब्स लगाए हुए हैं। ये देखते टाइलर जुरेफ को कहता है कि ये बच्चा है, इसे जाने दो। जुरेफ टाइलर को धमकाते हुए कहता है कि अगर मैंने ये ट्रिगर दबा दिया तो पूरी जिंदगी अपने सदमे में बिताएगा। फिर जुरेफ सैंड्रो को टाइलर के हाथ से गन लेने के लिए कहता है। फिर जैसे सैंड्रो गन लेता है तो इसे शूट करने के लिए कहता है ताकि सैंड्रो अपने रेड का बदला ले सके, लेकिन सैंड्रो की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो टाइलर को शूट कर दे। तभी जुरेफ सैंड्रो के हाथ से गन ले लेता और टाइलर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। अब जैसे ही जुरेफ शूट करने ही वाला होता है तभी पीछे से निक आ जाती है। निक भी यश की मौत का बदला लेने के लिए आई थी। निक जुरेफ के ऊपर गन पॉइंट करके उसे काफी ज्यादा धमकाने लगती है। तभी जुरेफ सैंड्रो को पकड़ लेता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने अपनी गन को नीचे नहीं किया तो मैं सैंड्रो को मार दूंगा। इसी बीच टाइलर सैंड्रो को एक इशारा करता है। तभी सैंड्रो जुरेफ के हाथ से बॉम्ब के रिमोट को छीन लेता है और साइड में भाग जाता है। इतने में टाइलर जुरेफ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले जुरेफ ने निक के ऊपर गोली चला दी थी और वो गोली निक को जाकर लग चुकी थी। तभी टाइलर और जुरेफ के बीच में खतरनाक तरीके से फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ जुरेफ पहले तो टाइलर को काफी बुरी तरीके से मारते रहता है। टाइलर भी रिटर्न में इसका जवाब देते रहता है और ये फाइट काफी देर तक चलती रहती है। इसी बीच टाइलर चाकू निकालता है और जुरेफ को मार देता है और आखिर में जुरेफ को एक हेडशॉट देकर जान से खत्म कर देता है। फिर सैंड्रो निक से माफी मांगने लगता है। इसी बीच यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इनको अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिनों बाद हम निक को जेल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर इसका इलाज भी चल रहा था, और साथ ही हम टाइलर को भी जेल के अंदर देखते हैं। तब मिया यहाँ पर इससे मिलने के लिए आती है। मिया टाइलर से कहती है कि मेरी बहन विटनेस प्रोटेक्शन में है। साथ ही में मिया ने अमेरिकन और उनके गैर कानूनी कामों के बारे में भी बता दिया था। फिर अमेरिकन से उन सभी को सील कर दिया और अपने साथ में ले गए। तभी टाइलर मिया को कहता है कि मेरे कैबिन में 1 मिलियन कैश रखा हुआ है, वो लेकर
केटो को दे देना। मिया टाइलर से कहती कि तुम्हारा बेटा हमेशा की तरह तुम्हारी तरह ही बहादुर बनना चाहता था और वो हमेशा से ही तुम्हें काफी ज्यादा मानता भी है। इतना सुनते टाइलर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। थोड़ी देर बाद टाइलर को उस आदमी के पास ले जाया जाता है जो कहानी के शुरू में टाइलर के घर पर आया था। तभी ये कालिया टाइलर से कहता है कि अगर तुम हमारे लिए एक मिशन और करोगे तो हम तुम्हें जेल से बाहर निकाल देंगे। तो टाइलर इसे कहता है कि मुझे मेरी टीम वापस चाहिए। इसी दौरान निक भी यहाँ पर आ जाती है। तो टाइलर इस कालिया से इसका नाम पूछता है। तभी ये कालिया कहता है कि मेरा नाम मायने नहीं रखता है। तो टाइलर कहता है कि तो फिर किसका नाम मायने रखता है। तो ये कालिया कहता है कि मैं जिसके लिए काम किया करता हूँ उसका नाम मायने रखता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।